नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? तो बच्चा पार्टी रेडी फॉर द एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। मुझे प्री बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा कि आपकी रिजल्ट कैसे है प्री बोर्ड की। मैं इंतजार करूंगी आपकी रिजल्ट का। तो बच्चों, अभी हम लोग कर रहे हैं एसएसटी का पेपर 6 का सेक्शन डी। तो बताइए, यहाँ पे हमारा एसएसटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा गाला पेपर का, और आपको मैंने सारा का सारा मटेरियल अच्छे से प्रोवाइड कर लिया है। तो आप बस लग जाइए अपने काम पे और स्टार्ट कर लीजिए लर्न करना। तो आइए देखते हैं कि पेपर 6 हमें क्या कहता है सेक्शन डी के अंदर। सो बच्चा बच्चा बच्चा, जैसे पहला पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 47 नंबर क्वेश्चन। गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द वास्तुशास्त्र इन एशियन इंडिया। ठीक है, पुराने समय में वास्तुशास्त्र के बारे में हमें बताइए कि कैसा था। ठीक है, कैसी हमारे इंडिया में वास्तुशास्त्र की साइंस को फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र मतलब क्या है? दैट मीन्स द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर मतलब कि आर्किटेक्चर मतलब बनाना, मंदिर बनाना, घर बनाना, ऑफिस बनाना। ठीक है, तो ये सब जो बनाना होता है, बनाना वाला बनाना नहीं, ठीक है, मेकिंग। तो जब हम वो करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे क्या साइंस है? साइंस मतलब कि देखो, कई बार क्या होता है ना, लैंड जो है वो ट्रायंगल शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है, उससे भी पता चलता है कि किस तरीके से जो वाइब्रेशन होगी जगह की वो मैटर करेगी। ठीक है, अगर मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर का दरवाज़ा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो दैट इज़ द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। एशियन इंडिया हैड मेड ट्रिमेंडियस कंट्रीब्यूशन इन वास्तुशास्त्र। ठीक है, हमारे इंडिया में तो खैर अभी भी बहुत चलता है, बीच में थोड़ा सा गायब हो गया था, बट अभी फिर से लोग जो है वो वास्तुशास्त्र के पीछे लग पड़े हैं जो जोर से, कि भाई अभी तो हमें हर एक चीज़ वास्तु के हिसाब से चाहिए। India's knowledge and contribution in वास्तुशास्त्र is recognized and highly praised by many other countries। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है, और अभी तो बाकी सारे कंट्रीज में भी वो लोग अपने घर को बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये वास्तु का वो लोग भी यूज़ करते हैं। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, इन लोगों ने, ठीक है, इन सब महान हस्तियों ने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ द वास्तुशास्त्र। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र दे गेव द गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, घर कैसे बनाने हैं, मंदिर कैसे बनाने हैं, महल कैसे बनाने चाहिए। ओके, यहाँ तक कि घोड़ों का तबेला, अस्तबल, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, फोर्ट कैसे होने चाहिए, स्टोर हाउस कैसे होने चाहिए, एम्यूनिशन मतलब कि आर्म्स वगैरह रखने के लिए। ठीक है, टाउन प्लानिंग कैसे होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़। मतलब हम यूँ बोले ना कि घर बना तो कोई भी चीज़ बनाने के दौरान, ठीक है, हर एक चीज़ कहाँ कहाँ पे एक्यूरेसी होनी चाहिए वो। यहाँ तक कि पहले तो कैसे कलर्स, ये वो बहुत चीज़ें आती थी कि कौन सा कलर कहाँ पे लगाना चाहिए, क्या नहीं कलर यूज़ करना चाहिए, हर एक चीज़। वहर मिहिर हैज़ ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वास्तुशास्त्र इन हिज बुक बृहद संहिता। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जो वास्तु वाले जो होते हैं ना, ठीक है, तो वो अपनी स्टडी में इनकी किताब का यूज़ बहुत करते हैं। लेटर इन द 15th सेंचुरी, राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ द वास्तुशास्त्र रिवाइव्ड इट। ठीक है, तो 15 सेंचुरी के आसपास राणा कुंभा ने, जो मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए। जो पहले बुक्स बनाई गई थी उसमें थोड़ी और स्टडी करके, क्योंकि स्टडी करते हैं तो नॉलेज बढ़ता है, कहीं पे लगता है कि अच्छा यहाँ पे भी ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ऐसे करके मॉडिफाइड करके उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए उस किताब के अंदर। एंड एज पर द ट्रेडिशनल बिलीफ, ये माना जाता है कि विश्वकर्मा इज कंसिडर एज द फर्स्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ गॉड। विश्वकर्मा जी को, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ गॉड माना जाता है, क्योंकि कैसी चीज़ कैसे बनानी चाहिए वो पूरा का पूरा ज्ञान इन्होंने ही समाज को दिया था। उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शन में डिवाइड किया था। इन दिस 6 सेक्शन ही प्रोवाइडेड डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिटेल बताया हुआ है रिगार्डिंग की लोकेशन। मैंने कहा कि शेप ऑफ द लैंड ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, अपन को तो पता चलता नहीं है। ठीक है, ये आप कभी कोई ज़मीन देखने जाओ ना, तो आपको पता है कि पता है ऊपर से वो ना उसका पिक्चर खींचते हैं, यूँ करके नहीं, सैटेलाइट के थ्रू, या तो फिर वो प्लेन में ना ऐसे करके ऊपर का पूरा पिक्चर खींचते हैं। तो वो पिक्चर अभी तो क्या ड्रोन वगैरह आ गया तो वहीं से पूरा यूज़ कर लेते हैं। फिर लोकेशन देखेंगे, वो जो लैंड जहाँ पे चीज़ बनानी है, ठीक है, वो कैसा शेप का है वो देखेंगे। शेप्स आ गया ना, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, प्लानिंग कैसे करनी है चीज़ों की, टेम्पल कैसे बनाना चाहिए। ओके, ब्रह्म स्थान प्लानिंग, डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हर एक चीज़ रहती है। एज टाइम पासिस, ठीक है, धीरे 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 जब वक्त गुजरता जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है, बहुत सारे बदलाव
आते हैं तो वास्तुशास्त्र में बहुत सारे बदलाव आए। अर्लियर वास्तुशास्त्र वॉज एक्सप्लेन्ड विथ रिलीजियस पर्सपेक्टिव इन ईस्ट, बट नाउ इट लुक्ड एट इट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, पहले तो है ना वास्तुशास्त्र ईस्ट मतलब कि ईस्ट एरिया, ठीक है, मतलब ईस्ट कंट्रीज जैसे इंग्लैंड वगैरह है, तो वहाँ पे ये बोलते थे कि अच्छा इंडिया के अंदर ना इसको बहुत मानते हैं, तो वो वास्तुशास्त्र को एज ए रिलीजियस बिलीव मानते थे कि हम लोग वी इंडियंस वी बिलीव इन द वास्तुशास्त्र, वो हमारा विश्वास के तरीके से। बट जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला कि अरे इसके पीछे साइंस आती है, लिटरली कैलकुलेशंस आते हैं, फिर उन्होंने इस चीज़ को कैसा देखा, इन चीज़ को देखा विद द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से उन्होंने इस चीज़ को देखा, और अभी उस तरीके से काउंटिंग, ठीक है, इवन तो डिग्री, ओके, नॉर्थ लाइक 37 डिग्री नॉर्थ में ये करना चाहिए, इस तरीके से पूरी डिटेल स्टडी हो गई है इसकी तो आजकल। ओके, तो देखो मैंने क्या बताया कि वहाँ में जो हैं वो उनको फादर ऑफ आर्किटेक्ट माना जाता है, गॉड ऑफ, तो ये हैं हमारे फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर सब यही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जस्ट पिक्चर दिया, तो आपको थोड़ा सा जब आप एग्जाम में लिखोगे तो याद आएगा कि हाँ हाँ ये वाली पिक्चर थी उनकी। और बृहद संहिता मैंने किताब बताई ना स्टेटमेंट के अंदर, तो ये उसका पोस्टर है। ठीक है, तो जस्ट आपको मेमोराइज करवाने के लिए। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर के क्या क्या अनोखे फीचर्स है। देखो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक फीचर्स है ना, तो क्या है, देखो हमें पता है कि इंडिया हैज़ वेरिड एंड रिच कल्चर हेरिटेज, ठीक है, एंड इंडिया हैज़ अ फाइन एमलगेमेशन ऑफ द डिफरेंट कास्ट। एमलगेमेशन इसका मतलब कि कंबाइन, ऐसे एमलगेमेशन इसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं हम लोग, ठीक है, तो खिचड़ी बनना नॉर्मली। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी सारी कास्ट है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, लैंग्वेजेस है, और हम सब मिलके रहते हैं एक साथ बड़े प्यार से। ठीक है, तो यही तो, ऐसे तो मिलावट होती है, बट ये मिलावट जो है वही तो हमारी इंडिया की खूबसूरती है। आप किसी भी और देश में जाइए तो एक ही कास्ट होती है, या एक ही धर्म होता है, उस धर्म में एक दो कास्ट होगी, बात खत्म होगी। यहाँ पे तो धर्म अलग है, कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, फिर भी हम बड़ी खुशी से एक साथ रहते हैं। Our multifaceted and diverse heritage has always brought glory to India and made the Indians feel proud। ठीक है, और इसके लिए हमें खुद पे गर्व है कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होने के कारण भी ना, वी ऑल आर डिफरेंट, ओके, फिर भी हम जो है वो एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरत तरीके से रहते हैं कि कभी कोई भेदभाव नहीं होता है हमारे बीच में। इंडिया हैज़ प्रूव द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, सबका स्वागत है, आइए। ठीक है, तो मतलब कि द वर्ल्ड इज होम, पूरा घर, पूरी दुनिया हमारा घर ही है। ओके, द फीलिंग एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस वैदिक पीरियड, और ये वासुदेव कुटुंबकम जो है वो वैदिक पुराणों से ही है। अभी वो G20 हुआ था बीच में, तो आपने देखा होगा, न्यूज़ में आपने देखा होगा, जो अहमदाबाद में रहने वाले उन्होंने तो खैर हर जगह बोर्ड्स देखे ही होंगे, बट अगर हम बात करते हैं तो बाकी न्यूज़ में आता था, तो वहाँ पे G20 में जब 20 कंट्रीज यहाँ पे आई थी, ठीक है, तो वहाँ पे वही था वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबका स्वागत करते हैं यहाँ पे। लेट अस गेट गुड न्यूज़ फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस विद द मैसेज ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऋग्वेदा याद है ना, तो ये मानते हैं कि ये चारों ऋग्वेदा जो है वो 4 डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, और वहीं से हमें गुड न्यूज़ मिलती है। गुड न्यूज़ मतलब कि ये एक्चुअली इंडियन कल्चर है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया हैज़ शोन रिलीजियस टॉलरेंस टूवर्ड्स द अदर रिलीजन, जिसमें मैंने कहा कि हम दूसरे धर्म को भी उतना ही सम्मान देते हैं पूरे वर्ल्ड में। और स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे, उन्होंने जब स्पीच दिया था, तो उन्होंने बिल्कुल गर्व के साथ कहा था दैट आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज़ टॉट द लेसन। ठीक है, मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया है लेसन ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड टू द वर्ल्ड। ठीक है, कि पूरी दुनिया भाईचारे के साथ रहना है। ओके, हिंदी चीनी भाई भाई, ओके, मतलब हम सब जो हैं वो भाई हैं। भाई मतलब कि भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है, हार्मोनीज के थ्रू रहते हैं। और ना आप लोग ना भाई का मतलब यूं गुंडा वाला भाई मान लेते हो। पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड वेलकम वेरियस फॉरेन ट्राइब्स। ठीक है, और यही जब फॉरेन से भी जब बहुत सारे लोग आते हैं तो हम उनको यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, यही मान के हम उनका स्वागत करते हैं। आज अगर आपको पता होगा, एक टाइम ऐसा था कि बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को रहने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो लिटरली इंडिया ने उनको यहाँ पे पनाह दी थी बांग्लादेशियों को। ठीक है, और अभी भी बहुत सारे यहाँ पे रहते भी हैं। तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया था। तो ये सब चीज़ें रहती हैं यहाँ पर।
India has been as an amalgamation of the chief religion of Indian society from religious point of view and its influence can be seen on Indian culture. और यही तो हमारा कल्चर है, ठीक है, यही तो है। ये आज की बात नहीं है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखो, कितने सारे लोग आके गए, पोर्टुगीज, डच, फ्रांस, अगर हम और पीछे जाए तो आर्यंस, ड्रेविडियंस, मंगोलियंस, ठीक है, एस्ट्रोलॉइड्स, हाँ ठीक है, जिसको हम हब्सी कहते हैं, और वो तो इतनी सारी ट्राइब्स आके आके रह के गई हैं इंडिया में। आप बाकी किसी भी कंट्री का हिस्ट्री उठा के देखो, आपको इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो यही तो हमारा एशियन कल्चर है, यही सब चीज़ें, यही सब ट्राइब्स आई थी, इनमें से जो अच्छी 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 बातें थी वो हम लोगों ने अपने अंदर शामिल करते गए और हमारे फोर फादर्स ने नेक्स्ट जनरेशन को वो पहुंचाई, फिर उन्होंने आगे पहुंचाई, तो जनरेशन जनरेशन ये सब चीज़ें जो है वो पास होती गई हैं। Torch bearer of Asian India named our country as भारत वर्षा and by stressing on its unity, ठीक है। टॉर्च bearer मतलब कि रोशनी दिखाने वाले जो लोग थे, जो अंधकार से हटाकर लोगों को जागरूक करने वाले जो लोग थे, उनको टॉर्च bearer कहते हैं। उन्होंने हमारे इंडिया को लिटरली भारत वर्ष का नाम दिया हुआ था, ठीक है। होली नेम्ड ऑफ 7 सेक्रेड रिवर्स हैव बीन यूज्ड इन द प्रेयर्स, हमारी प्रेयर में भी 7 नदियों का खूबसूरत तरीके से जो है वो वर्णन किया गया है। पीपल इंक्लूडिंग ग्रेट सेजेस एंड सूफीज एंड स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, उन्होंने ज़्यादातर हमेशा पीस, शांति, अमन, कोऑर्डिनेशन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन सब के ऊपर ही उन्होंने बात की और लोगों को यही ज्ञान दिया है कि हम सबको इसी तरीके से मिलजुल के रहना है। यही तो हमारे भारत का गौरव है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया as at the end all the rivers amalgamate into the great ocean। आफ्टर ऑल आप देखो जितनी भी नदियाँ होती हैं जाती तो समुद्र में ही है ना। और देखो जब वो नदियाँ समुद्र में जाती है तो क्या फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं क्या कि ये गंगा नदी है, ये साबरमती नदी है, ये नदी है, कर पाते हैं क्या? हम नहीं कर पाते ना, ठीक है। वो सब एक हो जाती है। तो हमारी इंडिया भी ऐसी है, ठीक है। इतने सारे रिलीजियस कल्चर ये सब एक दूसरे में इतने समाये हुए हैं कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन क्या है ना। तो यही चीज़ है। तो हम वो समुद्र हैं जहाँ पे, ठीक है, हर रिलीजन, हर कल्चर, हर एक चीज़ ऐसे समा जाती है कि हम कभी किसी का ना भेदभाव करते ही नहीं हैं। डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सो दस द पीपल ऑफ इंडिया हैव कंजर्व्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड हैज एनहांस इट, ठीक है। तो यही इंडिया है कि हम लोगों ने इस चीज़ को कंजर्व करके रखा, पकड़ के रखा हुआ है। और यही चीज़ हमें हमारी एक तो पूरी जितनी भी कंट्री है उनसे हमें अद्भुत बनाती है और हमारा नाम, हमारा ग्लोरी यहीं पर ही है, ठीक है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज देयर मोर इंक्लाइनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है? देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल मतलब ये है कि वो फार्मिंग, ठीक है, वो खेतीबाड़ी जहाँ पे हम कोई भी केमिकल यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। देयर इज़ नो टाइप ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर, यूरिया, इंसेक्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे, पूरा का पूरा प्योर खेती करते, उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। थिंग्स लाइक क्रॉप वेस्ट, काउ डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कॉम्पोस्ट फर्टिलाइजर, इन सबको पूरा का पूरा मिक्स करके मैन्योर बनाया जाता है और वो हम खेत में डालते हैं एज अ न्यूट्रिशन फॉर द क्रॉप्स। इसके लिए क्या होता है ना कि कोई भी केमिकल आया ही नहीं, तो आप बोलोगे तो मैम कभी कीड़े वीड़े पड़ जाते, तो उनसे भी हम बच सकते हैं। काउ यूरिन, ठीक है, नीम कड़वे नीम के पत्ते होते हैं ना, उसको सुखा के आप उसका पाउडर बना दो, बटर मिल्क, ये सारे के सारे यूज होते हैं एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। द डिमांड फॉर द प्योर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज राइजिंग। इसके लिए जो फार्मर्स हैं उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अभी बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। इट ऑल्सो अर्न्स मोर रिटर्न्स, ठीक है, फार्मर्स को पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, हुई सीधी सी बात है। थोड़ा सा महंगा तो बिकता ही है क्योंकि प्रोडक्शन का जो रेट है मतलब थोड़ा कम है, उतना फास्ट प्रोडक्शन नहीं होता है जितना केमिकल्स के थ्रू किया जाता है। बट ठीक है, जो फार्मर्स करते हैं वो अच्छे दाम में बेचते हैं तो उनकी जो गरीबी है वो हट जाती है, दे आर गेटिंग द गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। क्या ज़रूरत है? तो टुडे फार्मिंग एक्सटेंसिवली, क्योंकि अभी है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स ये वो इतना ज़्यादा यूज़ हो गया, हवा में भी केमिकल्स, तो हर जगह पे केमिकल्स इतने ज़्यादा हो गए कि अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिक लेवल ज़्यादा है, न्यूट्रिशन लेवल कम है। तो इसके लिए लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हो गया है, तो लोग अभी ज़्यादातर सोचते हैं कि जितना हम लोग शुद्ध चीज़ को फॉलो करें, शुद्ध आहार लें, ठीक है, शुद्ध हवा लें, उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो इसके लोग दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक थिंग्स। कंज्यूमिंग क्रॉप प्रोड्यूस बाय यूजिंग द अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि अगर हम लोग केमिकल वाला लेते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है।
मोर ओवर वो हमारी बॉडी को डैमेज भी करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं। इसके लिए ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज कर लेते हैं केमिकल्स, ठीक है। तो लंबे समय को अगर आप लॉन्ग रन की बात करो तो लैंड जो है वो आगे इतनी अनफर्टाइल हो जाएगी कि वो कोई क्रॉप को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इस तरीके से ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ करते हैं तो हमें न्यूट्रिशन भी फुल मिलेगा, जो हमारे लैंड है वो भी फर्टाइल रहेगी, ठीक है, मजबूत रहेगी, और कोई टॉक्सिक लेवल आने ही नहीं वाला बॉडी के अंदर। नेचुरल टेस्ट रहेगा, कुदरती नमूने से जो मीठापन है वो रहेगा, कुदरती नमूने से जो उसके अंदर खुशबू आएगी वो आएगी, कोई भी एडिशनल चीज़ इंजेक्शन के थ्रू मारने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। रिच इन मिनरल्स, वाइटामिन एंड द लाइफ एंड एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स, ठीक है, और शक्ति तंदुरुस्ती आने की सारी खूबियाँ उस खाने के अंदर रहेंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आएगा ना? ओके, समझ में आया तो ज़रा सा बता दीजिएगा बातें कमेंट करके कि कैसा लगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या योगदान है। देखो, अब आपको पता है कि हमारा इंडिया तो भैया शुरू से ही, ठीक है, किसानों का देश है ना। खेती बाड़ी तो हमारा लाइक मेन ऑक्यूपेशन तो खेती बाड़ी ही था हमारा। ओके, तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया एंड फीड्स द जायंट इंडियन पॉपुलेशन। टुडे द अदर सेक्टर्स, अभी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहे हैं, नो डाउट, बट फिर भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है। मैंने कहा ना किसानों का देश है, अब जो मूल हमारा काम ही खेती बाड़ी है वो थोड़ी कोई छोड़ देगा। एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अबाउट 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। और अगर हम बात करते हैं तो इट कंट्रीब्यूट्स 17% टू अवर टोटल जीडीपी। ठीक है, टोटल जीडीपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जितना भी हमें पैसा आ रहा है ना, तो उसमें से 17% जो कमाई है वो हमें एग्रीकल्चर से मिल रही है। ऊपर मैंने आपको समझा दिया। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे कि पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, ओके, कोकोनट, जूट, शुगर, टोबैको, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में ग्रो करती है और यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट मिल जाता है पैसों का इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर बहुत अच्छे में बिकती है, तो डॉलर्स पाउंड्स में अच्छी खासी कमाई हो जाती है हम लोगों की। एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। आज अगर अपन ये बोलते हैं कि कॉटन की शर्ट बनानी है, ठीक है, तो कॉटन रॉ मटेरियल तो इंडिया प्रोवाइड करेगा ना, कॉटन के खेत तो गुजरात में है ना, आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है वो भी एग्रीकल्चर से मिलता है, ऑयल के लिए, पेपर के लिए, शुगर के लिए, कॉटन के लिए, जूट के लिए, सबके लिए। तो इवन जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल यहीं से मिलेगा, है ना। तो ये इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में काफ़ी अच्छे रैंक पे मानी जाती है। However, we are not able to contribute consistently in the world agriculture market because of irregular and uncertain। ठीक है, पर फिर भी हम चूक जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे रेन जो है ना, ठीक है, वो अनसर्टेन है। आएगी तो बहुत आएगी, नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द रेन और इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अभी हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, इसके लिए जिस लेवल पे हमें एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में होना चाहिए ना वर्ल्ड में, उससे थोड़ा अपन नीचे जा रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ ब्रॉट फूड सिक्योरिटी। अब देखो, सब कुछ छोड़ दो, खाना तो सबको खाना ही है, ठीक है, जिंदा रहना है तो पेट तो भरना पड़ेगा। तो इसके लिए इंडिया के लोग जो है वो ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारा मूल ऑक्यूपेशन है, इसके लिए यहाँ के लोग भूखे नहीं मरते हैं। ओके, बिफोर वी यूज टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स, पहले अगर हम इम्पोर्ट करेंगे, पहले हम इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, बाहर से मंगवाते थे हम लोग। बट जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ ना, 1960 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके अंदर वीट, पैडी, इनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें लिटरली स्टोर करने की, मतलब हम उसको स्टोर कर रहे थे, इतना सरप्लस अमाउंट मिल गया था और उसके बाद से हमें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमारे पास खुद का इतना सफिशिएंट। अब ना हम एक्सपोर्ट करते हैं द फूड ग्रेन्स, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे आएंगे, है ना। तो इस हिसाब से इकोनॉमिक लेवल की बात करते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा ज़्यादा योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन। भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखो, क्या हुआ था ना कि जैसे मैंने कहा कि एक टाइम आया था जब हमारे हिंदुस्तान में अकाल बकाल पड़ गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उस दौरान ये हुआ था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था और लिटरली लोग जो है वो स्टार्वेशन के तो मर रहे थे, भूखमरी के कारण मर रहे थे। ओके, सो अब यहाँ पे हुआ क्या था, देखो, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द, हमने सीड्स इंप्रूव किए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, फार्मर्स ने बहुत मेहनत की, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया,
इरिगेशन फैसिलिटी दिया, नए नए टेक्नोलॉजी लेके आए। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से ग्रीन खेती बाड़ी की थी और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को हमने ग्रो किया था। इसी को ही हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन का वर्ड यहाँ पे ऐसा नहीं कि हरियाली, ग्रीन मतलब कि क्रॉप्स का फॉर्म। ठीक है, और ये हुआ था जैसे मैंने कहा कि 1960 के आसपास की पूरी घटना घटी थी। अब इससे क्या हुआ? अब सबसे पहला अचीवमेंट तो ये हुआ कि बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया वॉज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज। मैंने कहा ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे। हमारा देश एग्रीरियन कंट्री था, है ना, तो उसके बावजूद भी हम लोगों को बाहर से खाना, फूड जो है वो मंगवाने पड़ रहे थे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये सब कुछ बदल गया। ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत शानदार हो गया। और इस तरीके से हुआ, क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोग पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, जो अभी हम लोग कह रहे हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो पहले भी हम वो करते थे, नो डाउट। बट का पॉपुलेशन राइज हो रही थी और उस टाइम वो ब्रिटिश वगैरह का भी था, हमारा कंट्री बहुत पुअर हो गया था क्योंकि ब्रिटिश सब कुछ लेके चला गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था ना कि हम लोगों को खाना प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थे और हमारी जनता मर रही थी भूख से। तो अब हमें लगा कि क्या करना है, तो अभी हमें थोड़ा बहुत केमिकल्स यूज़ करना पड़ेगा और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा। तो जो फार्मर्स थे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लग गए, इंसेक्टिसाइड्स का, ताकि कीड़े वीड़े ना घुसें, ताकि अपने क्रॉप्स ख़राब ना हो। जिसकी वजह से हमने जो क्रॉप्स को सेव करना शुरू कर लिया, सेव हो गया ना, अपन ख़राब ही नहीं हो रहे हैं। और यहाँ तक कि हमने लैंड की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर लिया। प्रोडक्टिविटी मतलब कि जहाँ पे अगर वो साल भर में सिर्फ 2 क्रॉप्स को उगा रही है, तो अब यहाँ पे उसको 4 क्रॉप्स को उगाना है, तो दैट इज़ अ प्रोडक्टिविटी, इसको इंक्रीज़ कर लिया। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से बेटा वीट का प्रोडक्शन और राइस का इंक्रीज हो गया। अब आपको पता है कि अपने देश में ही माना जाता है कि भाई चावल या रोटी, मतलब एक गरीब को अगर रोटी और प्याज मिल जाए ना, तो वो खा के अपनी ज़िंदगी पसार सकता है। ये बहुत, जो हमारे जो पूर्वज थे वही कहावत बोलते थे। ठीक है, या तो फिर चावल और दही दे दो, ऐसे करके कुछ बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से तो जब ये चावल और गेहूं का इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था, दैट मीन्स कि दैट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट। तो हम कैसे बन गए? वी बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन्स इज द लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्रिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये तो लिटरली इतिहास में दर्ज हो गया था। ये हमारा जो डिकेड आया था, वो 10 साल का जो पूरा सरप्लस अमाउंट में हमने ग्रो किया था। देयर वॉज अ टाइम व्हेन फेमाइन वॉज रेगुलर प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, उस टाइम पे अपनी इंडिया के ग्रह खराब होकर पता नहीं क्या था कि बेचारी के पास, मतलब अपनी इंडिया, अपनी धरती के पास फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गई थी, ढंग से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पूरा सत्यानाश हो गया था उस टाइम पे। ये दिस टेरर हैज़ ऑलमोस्ट वैनिस्ड आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ये वाला जो डर था, पता नहीं बारिश गिरेगी नहीं गिरेगी, पता नहीं खेती बाड़ी होगी नहीं होगी, ये डर लोगों के मन से खत्म हो गया। अब ये ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ तो इसके वजह कुछ तो रीज़न होगा। 2 मेन फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने काम किया इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब पहले तो क्या होता था ना, नॉलेज नहीं होता था, भाई बाल्टी उठा ली और बस यूँ पानी डाल दिया, है ना। फिर हमने देखा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हमें पानी को थोड़ा यूज़ करना, बट कंटिन्यूस यूज़ करना है। फिर ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल इरीगेशन, ऐसे आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी लोअर क्लासेस में। ठीक है, तो ऐसे हमने फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया। और ठीक है, एंड जो सीड्स है ना, ठीक है, सीड्स को हम लोगों ने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। इस तरीके से हम लोग अच्छे खासे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए ऑफ द व्हीट एंड राइस। ठीक है ना, क्लियर हुआ बच्चों? चलिए शाबाश, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द रीजंस फॉर द एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी आने के पीछे रीजंस क्या है? देखो बेटा, पहले तो एक चीज़ समझ लो कि हमारी इंडिया सोने की चिड़िया माना जाता था। तो सीधी सी बात है कि सोना था ना, सोना मतलब कि वी वर रिच। ठीक है, हम लिटरली पैसे वाले थे। इसके लिए तो लोग पागल हो गए थे, पोर्टुगीज, डच, फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड वाले लोग पागल हो गए थे कि हमें इंडिया में आना है, इंडिया में आना है। ठीक है, और वो आए भी, पर उन्होंने हमारे इंडियंस बेचारे भोले वाले, ठीक है, हमारे जो भोले वाले लोग हैं, जो उन्होंने फ़ायदा उठाया ना, उसके बाद ठीक है हमारी इंडिया जो है उसको बहुत भुगतना पड़ गया। तो यही रीज़न है पॉवर्टी के। जैसे कि क्या हुआ, डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, अब जैसे अपना देश तो किसानों का देश था, बट हम लोगों को डेवलपमेंट करने के दौरान हमें समझ नहीं आता कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो वो समझ नहीं थी। तो एक तो वो आ गया। उसके अलावा फार्मिंग के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं था, ये हमारी गलती है ना, फार्मिंग के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं था। तो वी डिडंट हैव एनी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं था हम लोगों को उसके रेस्पेक्ट में ना,
स्किल्स नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थे, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, तो लोगों को कुछ काम आ ही नहीं रहा था, दूसरा कुछ काम वो सोच ही नहीं पा रहे थे। अब इसके चक्कर में जब देखो खेती-बाड़ी हो नहीं रही है, खर्चे तो उतने के उतने ही, आज बेटी की शादी करवानी है, ये काम है, वो काम है, तो उनको कर्जा लेना पड़ जाता था। तो इससे क्या होता था, उनके ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा आ जाता था। और उसके बाद कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स वाला ट्रेडिशंस, कस्टम्स, देखो सारी की सारी चीज़ अपनी इंडिया में अच्छी तो नहीं थी ना, मानते तो हैं, ठीक है। देयर वर वेरी लाइक रूड, मैं बोलूँ ना, सोशल कस्टम्स थे हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से भी, ठीक है, हम थोड़े से पीछे रह गए। एंड इसकी वजह से हमारा जो हम खर्चा कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ अनप्रोडक्टिव खर्चा, ठीक है। हम खर्चा वो करते थे जिससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिससे कुछ पैसा वापस आ नहीं रहा। ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब पुअर, गरीब लोगों ने कोई पढ़ाई वढ़ाई की नहीं थी, तो उनको कुछ पता नहीं था, तो जिसकी वजह से जो सेठ लोग थे, ठीक है, जमींदार, ये सब उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ओके, 300 रुपये का काम 50 रुपये में करवा देंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। अलॉन्ग विथ दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। अब उस टाइम पे तो देखो बेटा, इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता था इसके लिए, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम निकाल दी भी तो किसी को पता नहीं चलता था, ठीक है, वो होता भी नहीं था। और गवर्नमेंट भी चालाक होती थी उस टाइम पे, स्कीम तो निकाल दी बट वो इतना ज़्यादा प्रचार करती नहीं थी कि लोगों को पता चले। अभी तो हो गया है, पहले तो होता ही नहीं था। ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। अब जब इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं तो उसके अंदर जो पुअरेस्ट सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे अतः गरीब लोग हैं, उनके बारे में कुछ सोचता ही नहीं था, ठीक है। जो भी सोचते थे वो अमीर के बारे में सोचते थे कि ये पॉलिसी बनाएंगे तो ये होगा, ठीक है, उनके लिए कोई कुछ सोचता ही नहीं था। तो अब कोई सोचेगा नहीं, उनको कोई रोजगार नहीं देगा तो बेचारे बेरोजगार ही तो रहेंगे। अब बेरोजगार रहेंगे तो सीधी सी बात है, पुअर तो होने वाली है अपनी कंट्री। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वॉज एनकरेज वाइल द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वॉज रिड्यूस्ड। अब क्या होता ना कि ये हो गया था, कैश क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, ठीक है, जो बेवरेजेस होते हैं, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इसको जब बाहर बेचा जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। बट ये अब ना लोगों को पता लगा, अच्छा ये वाला काम करेंगे तो हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो सबके सब जो है वो कैश क्रॉप ग्रो करने के पीछे लग गए थे। अब भाई यहाँ पे रहना है तो हम पूरा दिन थोड़ी कॉफ़ी और चाय पे रहेंगे, खाना भी तो चाहिए, बट ये दिमाग में किसी को आया ही नहीं, सब पैसे के दौर पे पड़ गए। तो जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन से उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। कमी ऐसी हो गई कि लोगों को दिन में दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, कोई इतनी कमी हो गई। तो जिनके पास पैसा था वो तो खरीद रहे थे व्हीट, राइस, जो भी एडिबल फूड है, जिनके पास नहीं था वो भूखे मर रहे थे। बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमी collapsed and cottage and small scale industries broke down and migration increased। अब क्या हुआ, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो जो रूरल इकोनॉमी थी, मतलब कि गांव तो बेचारे पछड़ ही गए, ठीक है, उनमें तो कोई कमाई का कोई योगदान ही नहीं था, कोई कमाई का उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो जिसकी वजह से यहाँ तक कि उनके जो छोटे छोटे से घर में काम करते हैं, अचार बनाना, पापड़ बेलना, ठीक है, झाड़ू बनाना, ऐसे बहुत सारे वो लोग काम करते थे, बट उन कामों से भी उनका कुछ काम बन नहीं पा रहा था, ठीक है, वो चीज़ें बिक ही नहीं रही थी क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई थी। फिर लोग जो है वो काम के चक्कर में माइग्रेट होने लगे, अलग अलग शहरों में, अर्बन एरियाज में आने लगे। अब इसकी वजह से भी क्या हो गया कि लोग शहर में आ रहे हैं कमाई की वजह से, तो एग्रीकल्चर जो पीछे की खेती बाड़ी थी वो बंद, खेत यूं ही पड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज हो गया। पुअर पीपल बिकम्स द विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है, सीधी बात है, जब उनको खाना नहीं मिलेगा भरपूर पेट तो कुपोषण तो होंगे ही, जब पोषण नहीं आएगा तो बीमारियां लगने वाली है, ठीक है। तो इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर भी खर्चा बढ़ गया, वैसे कमा कुछ नहीं रहे, फिर उनको बीमारी से लड़ने के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है। तो आप सोचो कि किस तरीके से उनका मेडिसिन के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, तो वो ट्रैप में फंस जा रहे हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब क्या हुआ ना इसके अंदर कि टेक्नोलॉजी बदल रही थी, लोग जो है, अब हमारे जो रूरल एरियाज़ के जो लोग थे वो बेचारे नादान, मासूम, उनको पता नहीं है कि मशीन कैसे चलानी है, ठीक है, उनको पता नहीं कि अब वो उन्होंने खेती बाड़ी की है बुलॉक्स के ऊपर, ठीक है, और अभी आगे मशीनें, तो जिसकी वजह से ये सब जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था, कॉटन इंडस्ट्री थी, वो सब धीरे धीरे बंद होने लग गई और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने लग गई। देयर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, अब ये भी एक नया फैक्टर था, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ रेट बहुत कम हो रहे हैं, एवरेज लाइफ स्पेन बढ़ गई लोगों की, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ लेबर, अब इतने सारे लोग पैदा हो रहे हैं तो काम करने की डिमांड तो पड़ेगी, घर चलाना है, खाना है, जिंदा रहना है। अब इतने सारे लोग हैं तो काम करने के लिए बहुत सारे लोग, बोलता काम ही नहीं है,
इंडिया में उतना काम था ही नहीं, बट लोग बहुत थे काम करने वाले, तो जिसकी वजह से बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई। एंड ऑन द अदर साइड जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो धीरे धीरे कम होती गई। देयर वॉज प्राइस राइज देयर, ठीक है, इसकी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ गई तो पैसा बढ़ गया, प्राइस राइज हो गया। प्राइस राइज हो गया तो जिसकी वजह से अब किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, पैसे है ही नहीं तो तुम उसी को खरीदोगे नहीं ना, है ना। तो पावर ऑफ परचेजिंग डिक्रीज हो गया और लोगों की जो लाइफ जीने की जो तरीका है वो धीरे धीरे गंदा होता गया, पुअर होता गया, डिस्ट्रॉय होता गया। इसके लिए पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होती गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये कुछ रीजंस थे इंडिया के पुअर होने का। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन एग्रो बिजनेस पॉलिसी एंड ई नाम स्कीम। ठीक है, अब एग्रो बिजनेस पॉलिसी क्या होता है, तो बेसिकली बिजनेस पॉलिसी, द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज डिक्लेयर्ड एग्रो बिजनेस पॉलिसी इन 2016। ओके, इट प्रपोजेज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या था, देखो एग्रो मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब क्या था कि हमारे जो बेचारे किसान थे उनको खेती बाड़ी तो आई, उनको बिजनेस करना नहीं आ रहा था। ठीक है, अपनी चीज़ों को कैसे बेचना है वो उनको नहीं आ रहा था। तो ये पॉलिसी निकाली गई 2016 में स्पेशली बाय द गुजरात गवर्नमेंट। ओके, तो उन्होंने बोला कि हम ना 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, किस बेसिस पे, उनके खेती बाड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर के बेसिस पर। इट ऑल्सो प्रपोजेज टू एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड एग्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जहाँ पर उनको बताया गया भाई देखो आजकल के लोग जो है ना उनको प्रोसेस्ड फूड खाने की ज़्यादा है, मतलब उनके पास अभी टाइम नहीं है कि छिलेंगे ये करेंगे। ठीक है, बैठ कर पहले पहले जो हमारी दादियाँ परदादियाँ जो होती थी ना, ठीक है, वो ऐसे बैठ जाती थी, फिर दाल जो होती थी दालों में से कंकड़ निकाल निकाल के उसको अच्छे से स्टोर करती थी। अभी अगर आप अपने घर पे देखोगे ना, लिटरली हम वो चीज़ खरीदते हैं जिसको छानने की ज़रूरत ना हो, जिसमें से कंकड़ निकालने की ज़रूरत ना हो, सीधा पैकेट ले लेते हैं, मम्मी भिगो देती खाना, मतलब दाल हो चावल हो कुछ भी हो, सीधा काम पे लग जाते हैं। मतलब अभी जो चीज़ें आई वो कैसे आ रही है, प्रोसेस, इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज प्रोसेस बोल सकते हैं, हालांकि इसका डीप मीनिंग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी किसी का टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है तो भैया ये सब तुम काम करके दो ताकि, और तुम पैसे लो, उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसानों को बताया गया। ठीक है, पहले क्या जैसे खेती से निकलते थे ऐसे ही बोरी में बांध के बेच देते थे, तो उसमें कंकर पत्थर ये वो बहुत आता था। अब वो चीज़ नहीं आती है, बिल्कुल सफाई सफाई वाली चीज़ मिल जाती है हम लोगों को। तो बताया गया कि भाई प्रोसेस्ड चीज़ें बेचो, और अब ये प्रोसेस्ड चीज़ें बाहर तो बहुत चलती हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो जहाँ से हमें पैसा मिलेगा और हमारी गरीबी को हम हटा सकते हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ लॉज रिलेटिंग टू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द फॉरेन। अब देखो उन्होंने बोला कि इस पॉलिसी के अंदर हम लोग कुछ कानून बनाएंगे, कुछ हम लॉ बनाएंगे, जिसमें कुछ कानून हम हमारे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर के लिए रखेंगे, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो हमारे देश में हमारे लोगों को चाहिए, और दूसरा वो रखेंगे जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अगर हमें ज़रूरत है तो हम बाहर से भी चीज़ें मंगवाएंगे और उसको बेचेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट यूजुअली इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज विद अ गोल ऑफ अचीविंग। गवर्नमेंट ये जो करती है वो उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है कि भैया डोमेस्टिक एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो अच्छा हो, भाई पहले हमारे जो लोग हैं, हमारी जो प्रजा है उसका पेट भर जाए, बाकी का जो होगा उसको हम बाद में बेच लेंगे। ठीक है, ऐसे करके, तो ये मेन उनका उद्देश्य रहता है। अब ई नाम स्कीम क्या होता है, देखो इस प्रोग्राम के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट है सेटअप फॉर द फार्मर्स इन विच फार्मर्स में गेट देयर प्रोडक्ट्स लिस्टेड, ऑनलाइन ट्रेडर्स में बिड फ्रॉम एनी प्लेस। ठीक है, अब ई नाम, ठीक है, ई नाम स्कीम में जो भी किसान है उनको बोला गया भाई देखो आपका जो भी प्रोडक्ट है, आलू है, गोभी है, चावल है, दाल है, जो भी है, आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लो। ठीक है, ऑनलाइन लिस्ट कर दो और ऑनलाइन ट्रेडर जो है वो बिड करेगा, भाई मैं इतना दूंगा, ठीक है, 1 क्विंटल का मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, ऐसे करके, और वो कहीं से भी आपको ऑर्डर दे सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मीडिएटर होते थे ना, कमीशन लेने वाले, ठीक है, चलो मैं तुमको इतना बिकवा के दूंगा, तुम्हें इतना पैसा दूंगा, और सामने वाले को बोलेंगे मैं इतना दूंगा, तो दोनों से वो पैसा खाते थे। ठीक है, तो ये जो ब्रोकरेज मीडिएटर्स, ठीक है, वो इस तरीके से पैसे ना खा पाए और जो किसान है उसका उसकी उस चीज़ का एक्चुअल प्राइस उसको मिले, उसका अधिकार मिले और उसको इकोनॉमिकली प्रॉफिट हो, ये चीज़ को दिमाग में रखकर उन्होंने ई नाम स्कीम बनाया था। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आया तो अच्छे से ना। एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट मतलब कि लाइक अता गरीब। ठीक है, हम कहते हैं कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए रोटी कपड़ा मकान,
ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, जनरल बोल रही हूँ। तो देखो रोटी कपड़ा मकान जो है दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ अ पीपल, ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो द पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ना, जैसे मैंने कहा फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पाएंगे, वेजिटेबल्स नहीं खरीद पाएंगे, दूध बच्चों को नहीं पिला पाएंगे, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अता गरीब, ठीक है। वो गरीब के लिस्ट में ही आता है। बट रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या होता है? कंपेरिजन। कंपेरिजन जैसे अगर आप देखो तो हम कई बार अपने घर पे भी होता है, ठीक है। अब बहुत से बड़ी बड़ी फैमिली होती है, तो जैसे सब समझो अपन ना अभी ये अंबानी की फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अब कंपैरिजन करो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में से कौन अमीर है बहुत ज़्यादा? आप बोलोगे मैं मुकेश अंबानी। कंपेयर हुआ, इसको अपन कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आ गया? इसको हम कहते हैं रिलेटिव। तो जहाँ पे हम लोग दो लोगों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब गरीब तो कोई नहीं है ना, ना मुकेश मतलब ना अनिल अंबानी गरीब है ना मुकेश अंबानी, ठीक है। गरीब तो कोई नहीं है यहाँ पर। अनिल अंबानी के पास भी इतना पैसा है कि हम बोलेंगे अगर हमें उतना पैसा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अ सोसाइटी हैज़ डिफरेंट इनकम ग्रुप, some groups have the low income in comparison to the others, such group is considered to be relative। तो इसको अपन कहते हैं रिलेटिव, कंपेरिजन करके अपन बोलते हैं कि ये रिलेटिवली पुअर है, वैसे पुअर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान दोनों के पास है, बट कंपेरिजन करना, है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि ये ना इंडियाज या वर्ल्ड की या इंडिया की रिचेस्ट जो लिस्ट होती है उनके अंदर अदानी आ गया, ठीक है, अंबानी आ गया, रतन टाटा आ गए, तो ये सब आ गए। तो ऐसा तो है नहीं कि जो थर्ड नंबर पे रहेगा वो फर्स्ट के कंपैरिजन में उसका पैसा कम होगा, बट वो गरीब तो नहीं कहलाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के कंपैरिजन करना होता है। जैसे एग्जांपल है कि ए के पास 10,000 रुपये, बी के पास 20,000 रुपये, सी के पास 30,000 रुपये। अब कंपैरिजन करें तो ए जो है वो गरीब कहलाएगा, रिलेटिव पुअर कहलाएगा विथ रेस्पेक्ट टू बी, और बी जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू सी। अब सी जो है वो सबसे ज़्यादा अमीर कहलाएगा और ए जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब कहलाएगा, है ना। बट खाने की कमी किसी के पास नहीं है, 2 रोटी कपड़ा मकान तो तीनों को मिल रहा है, बट इस तरीके से कंपैरिजन करके, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इट नेसेसरी टू हैव जनरल नॉलेज अबाउट द लॉज, ठीक है। लॉ कानून के बारे में नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है? देखो पहली बात तो ये है कि हमें पता चलता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ना, ये चीज़ तो पता चलेगा ना। अब अगर ये कानूनी ना हो तो आप तो मतलब कोई भी चलते फिरते किसी को गोली मार दे, ठीक है, ले भाई मर, आज मेरा मूड है किसी के पेट में चाकू घुसेरने का, चाकू घुसेर के आ गया, ऐसा नहीं होता है। उसको पता है चाकू घुसेरूंगा मैं, ठीक है, तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, तो चाकू नहीं घुसेरने वाला, है ना। तो इट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम करने से बचाएगा, सीधी सी बात है। उसको पता है कि क्राइम करूंगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये होता है लॉ। तो ये कुछ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे विल बिकम अवेयर ऑफ द एक्सप्लोरेटिव प्रैक्टिसेस एंड सी गाइडेंस टू स्टॉप देयर एक्सप्लोरेशन। अगर हमें नॉलेज है तो हमें पता चलेगा कि भाई ये तो गलत चीज़ है, और ना देखो ना हम गलत सहन करेंगे और ना ही हम किसी के साथ गलत करेंगे, तो ये चीज़ होगी कि हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, है ना। दे विल बी एबल टू एंजॉय द राइट्स कन्फर्ड ऑन देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर हमें पता है हमारा अधिकार ये है तो हम गर्व से बोलेंगे कि ये हमारा अधिकार है, और हम इसको हम अपनी ज़िंदगी वी हैव द फ्रीडम, ठीक है, ऑफ स्पीच, वी हैव द फ्रीडम ऑफ एनीथिंग, हमारे पास सारे के सारे अधिकार है, तो हम उसको डिग्निटी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दे विल बिकम अवेयर ऑफ द लीगल प्रोटेक्शन से उनको पता है कि भाई अगर मुझे किसी चीज़ का डर लग रहा है तो मेरे पास सुरक्षा के लिए पुलिस है, मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ, है ना। तो ये होता है कि हम लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। द लॉयल्टी टूवर्ड्स द सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन विल एनहांस। ओके, दे विल बी एबल टू परफॉर्म द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमें पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है। अगर जैसे कि समझो खुदा न खास्ता, ठीक है, आप कहीं पे देख रहे हो और कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, वी आर द सिटीजन, हमारी ड्यूटी है कि उस बंदे को हम हॉस्पिटल पहुंचाएं, है ना, उसको पहुंचाएं हॉस्पिटल ताकि उसकी जान बच जाए। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे आसपास के जो लोग हैं उसकी देखभाल करें, हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज हम यहाँ पे रह रहे हैं तो लेना देना तो रहता ही है। लेना देना इसका मतलब कि वी हैव टू कंट्रीब्यूट जितना हमसे बन बने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसा, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉट एवर, जहाँ पे सही है जहाँ पे गलत है उसके लिए स्टैंड करना, ये भी एक सिटीजनशिप का रूल होता है।
पीपल कैन लिव विथ सेल्फ रेस्पेक्ट व्हेन दे हैव नॉलेज ऑफ लॉज। ठीक है, तो हम लिटरली हमारी कोई अगर हमें कोई कुछ बोल के जाए, हमें पता है कि वो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, तो हम इज्जत से और मान सम्मान से ज़िंदगी जिएंगे अगर हमें कानून के बारे में पता होगा तो। ठीक है बेटा, है समझ में? तो ऐसे कुछ कानून पता होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमें LLB करनी है या लॉयर बनना, बट कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जो हमें बिल्कुल लिटरली पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 53 क्वेश्चन जो थे वो अपन ने फिनिश कर लिए। 50 अच्छा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और इसके बाद आएगा हमारा 54 मैप। ठीक है, विच इज़ कंपलसरी। अच्छा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोविजंस मेड फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द एल्डरली पीपल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एल्डरली पीपल हैं ना, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या प्रोटेक्शन बताए गए हैं। तो देखो, attention was drawn to the problem of the elder people. The government of India has adopted the national policy for the senior citizens. उनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, जैसे कि the national policy has provided pension to the elderly people. ठीक है, elderly people को पेंशन देना है कि भाई चलो आगे लाइफ में कुछ भी होता है, बच्चे साथ में नहीं है या वॉट एवर, तो उनके पास उनकी कमाई का हिस्सा उनको मिलता जाएगा, दैट इज अ पेंशन। हाई इंटरेस्ट रेट इज प्रिस्क्राइब ऑन देयर सेविंग्स। जब सिटीजनशिप हो जाती है ना, और मतलब कि वो सीनियर सिटीजन में आ जाता है ना, फिर अगर वो अपनी सेविंग्स को उन पोस्ट ऑफिस में उनको या बैंक में, कमर्शियल बैंक जो होती हैं, ठीक है, उनमें उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, दे आर गिवन 30 to 50% कंसेशन ऑन द बसेस, बस रेलवेज के अंदर, एयर टिकट्स के अंदर उनको 30 से 50% जितना कंसेशन मिलता है। लगे अगर आज नॉर्मल टिकट, अगर हम ये बोले बस की नॉर्मल टिकट जो है वो 25 रुपये है, तो उनको वो 12 रुपये पड़ेगी, ऐसे करके। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड ओल्ड एज होम्स। आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये है, विद द एडिक्वेट फैसिलिटी, खाना पीना वॉशरूम वगैरह सब अच्छे से उनको दिया जाता है। और नंबर ऑफ सीट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर रिजर्व। अगर आप बस वगैरह में जाओ, ट्रेन तो नहीं, बट अगर बस में जाओ तो लिटरल में लिखा होता है ओके, सीट्स आर रिजर्व फॉर द एल्डर, फॉर सीनियर सिटीजन, ऐसे लिखा होता है। कई जगह पे लिखा होता है फॉर द वुमेन, ऐसे करके दिया जाता है कि भाई ये सिर्फ उनके लिए रिजर्व्ड है। गार्डन्स वगैरह जो है वो सिटीज़ के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बैठ पाए, वॉक कर पाए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए, म्यूजिक, योगा, ये सब चीज़ें उनके लिए होती है। आपके यहाँ पर भी कोई ना कोई है ना, ऐसे म्यूनसिपलिटी वाला गार्डन होता होगा। ठीक है, वहाँ पे आप सुबह देखोगे तो ऐसे मस्त ऐसे 5-6 जो है वो अंकल जी आंटियाँ जी यूँ वॉक करते होते हैं, बातें करती रहती हैं। ठीक है, थोड़े बहुत हाथ हिलाएंगे, सांस ऊपर नीचे लेंगे, ऐसे करके अपना अच्छे से टाइम पास करते हैं और बॉडी को भी हेल्दी रखते हैं। पेरेंटल केयर एंड वेलफेयर एक्ट 2007 प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, ये जो एक्ट बनाया था, क्योंकि पहले कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी थी जहाँ पे जो बच्चे होते थे ना, वो अपने माँ बाप को, जैसे बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, तो उनको घर से निकाल देना या उनके ऊपर अत्याचार करना, ये बहुत पुरानी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो उसके बाद ये एक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होना, एनी हरेसमेंट बाय चिल्ड्रन ना, उनके बच्चे के थ्रू अगर कोई हरेसमेंट होता है तो वो उसको कंप्लेन कर सकते हैं और बच्चे को पनिशमेंट दी जाएगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पेरेंट्स इज इम्पोज ऑन देयर चिल्ड्रन रिलेटिव्स सॉरी। ठीक है, तो पेरेंट्स की देखभाल करना ये बच्चों का अधिकार है। ठीक है, अगर हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं। जैसे आज आप छोटे हो तो आपके मम्मी पापा आपको हर एक चीज़ हाथ में ला के देते हैं, तो जब वो वीक हो जाएंगे तब हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको हमें ध्यान देना है। द गवर्नमेंट ऑनर्स द सीनियर सिटीजन फॉर द कंट्रीब्यूशन मेकिंग द नेशन। कई बार तो गवर्नमेंट ऐसे सीनियर सिटीजन्स को अवार्ड्स भी देती है, उनको प्राइज और रिवॉर्ड से नवाजती है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है नेशन को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वेलफेयर एक्ट्स बनाए गए हैं फॉर द एल्डरली पीपल। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट आ जाता है मैप। देखो बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ कहाँ पे, टेराई रीजन ऑफ हिमालय, शायदरी, वहाँ पे आपको है। तो देखो मैंने पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन आपको करके दे दिया है कि यहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज़, मैंने आपके लिए ये थोड़ा सॉइल का मैप दिया हुआ है, थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, जैसे कि देखो फॉरेस्ट सॉइल आपको यहाँ मिल रहा है ना, एलिबल सॉइल आपको ये पूरा जो यूपी वाला जो पूरा से इलाका है ये मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एरिड और डेजर्ट सॉइल आपको राजस्थान के यहाँ पे मिल जा रहा है। ब्लैक सॉइल जो है वो बीच वाला, तो मैंने आपको थोड़ा पिक्चर दिया हुआ है
ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए, है ना। फिर तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से थोड़ा सा स्टडी कर लेना, तो आपको एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो बेसिकली मेरा बताने का फॉर्म है कि फॉरेस्ट वाल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। तो वही मैंने आपको पूरा वहाँ पे करके दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेलावर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है, भावनगर में है। तो देखो ये रहा गुजरात भावनगर, है ना, यहाँ पर। फिर है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वो मैंने आपको दिया हुआ है नीचे। वन रीजन प्रोड्यूसिंग जूट, जूट वेस्ट बंगाल, याद ही करना, सबसे फर्स्ट नंबर तो ये आता है। तो ये रहा वेस्ट बंगाल जूट में। वन रीजन प्रोड्यूसिंग मिलेट, ठीक है, राजस्थान गुजरात हरियाणा, तीन चीज़ें हैं। मैंने आपको यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है, गुजरात आपको ऑलरेडी पता है ही, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर वन सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेलवे इंजन इंडस्ट्री, चित्तरंजन और वाराणसी। अब चित्तरंजन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, और वाराणसी मतलब कि यूपी, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वाराणसी भी दिया हुआ है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर सिद्धरी, ठीक है, सिंदरी, ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड, ठीक है। तो एक बार पूरे मैप को अच्छे से देख लो और फिर इसको आप प्लॉट कर देना, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा एसएसटी का प्लेलिस्ट खत्म हो जाता है। तो अच्छे से स्टडी कीजिए। अभी बहुत जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लाइक शॉर्ट्स वीडियो लेके आऊँगी, जहाँ पे मतलब वो क्वेश्चन आप कर लोगे तो बात खत्म, उसके आगे पीछे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दावा, ठीक है। तो बस आप तब तक इसको प्रिपेयर कर लीजिए। मैं जल्दी से आपको एक सीरीज़ लेके आऊँगी, उसका अनाउंसमेंट मैं कर दूँगी 2-3 दिन के अंदर, और फिर आप उस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा एंड बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे हम लोग और जोर शोर से। तो चलो बच्चा, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो एंड माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। अब अच्छे से जम के स्टडी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।